हेलो एवरीवन, आई एम रक्षा रघुवंशी और इस लेक्चर में हम इंडियन पॉलिटी से लेजिस्लेचर ऑफ सेंटर यूनियन संघ की विधायिका के बारे में डिस्कस करेंगे, जिससे हमारा ये सेकंड पार्ट है जिसमें हम राज्यसभा के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले वाले पार्ट में हमने संसद के बारे में पढ़ा था, पार्लियामेंट, और हमने पढ़ा था लोकसभा के बारे में। ठीक है, इस लेक्चर में हम राज्यसभा के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, संसद जो है उसके बारे में हमारे संविधान के भाग 5 में पार्ट 5 में बता रखा है, आर्टिकल 79 से लेके 122 तक। ठीक है, जिसमें हमारी संसद 79 में है। लोकसभा संसद के अंदर ही आते हैं लोकसभा, राज्यसभा। ठीक है, लोकसभा के बारे में आर्टिकल 81 में बताया गया है, राज्यसभा के बारे में आर्टिकल 80 में बताया गया है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं, सरल, स फॉर सरल, स फॉर संसद। ठीक है, तो 79, रा फॉर राज्यसभा 80 और ला फॉर लोकसभा 81। ठीक है, 79, 80, 81 ये हमारी संसद है। संसद में लोकसभा होता है, राज्यसभा होता है और एक और होते हैं प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के बारे में हम यूनियन एग्जीक्यूटिव में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, कार्यपालिका में, जिसमें हमारा प्रेसिडेंट आते हैं और ये प्रेसिडेंट हमारे संसद के भी पार्ट होते हैं, हमारी विधायिका के भी पार्ट होते हैं। क्योंकि विधान जब हम बनाते हैं, जब कोई भी कानून बनता है, वो लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट इन तीनों की अप्रूव होने के बाद ही बनता है। पहले कोई भी विधेयक किसी भी सदन में आ सकता है, लोकसभा में भी आ सकता है, राज्यसभा में भी आ सकता है। यहां से जब अप्रूव हो जाता है तो दूसरे सदन में जाता है, दूसरे सदन से अप्रूव हो जाता है तो वो प्रेसिडेंट के पास जाता है, और जब तक प्रेसिडेंट उस पर साइन नहीं करते वो कानून नहीं बनता। ठीक है, तो यहाँ पे प्रेसिडेंट एक नेसेसरी पार्ट है, जिसके बारे में हमने आर्टिकल 52 से लेके 62 तक पढ़ा था। ठीक है, यहाँ पे हमने लोकसभा के बारे में लास्ट लेक्चर में पढ़ा और राज्यसभा के बारे में, सॉरी ये हमारा लोकसभा है, लोकसभा के बारे में आर्टिकल 81 में बताया गया है, राज्यसभा के बारे में आर्टिकल 80 में बताया गया है, ये हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो संसद, फिर राज्यसभा, फिर लोकसभा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे उल्टा लिखा हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है। राज्यसभा के बारे में आर्टिकल 80 में, लोकसभा के बारे में आर्टिकल 81 में। ठीक है, तो हमने लोकसभा ऑलरेडी पढ़ रखा है, अब हम राज्यसभा पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि भारत सरकार अधिनियम 1999 था, उसके अनुसार एक दूसरा सदन बनाया गया जिसे राज्यों की परिषद बोला जाता है। ठीक है, राज्यों की परिषद। राज्यों की परिषद क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसके जो सदस्य होते हैं, जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं, वो राज्यों की विधानसभा से चुनकर आते हैं। ठीक है, राज्यों की विधानसभा से, इनके डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होती, कहां से चुनकर आते हैं? राज्यों की विधानसभा से या विधान परिषद। ठीक है, जिसमें विधान परिषद, विधानसभा होती है, वो उसमें 2 सदन होते हैं तो उनसे चुनकर आते हैं। ठीक है, अब इसको दूसरा सदन बोला जाता है, लोकसभा को पहला सदन बोला जाता है, इसको बड़ों की सभा बोला जाता है, इसको उच्च सदन बोला जाता है, अपर हाउस बोला जाता है, लोकसभा को लोअर हाउस या निचला सदन बोला जाता है या निम्न सदन बोला जाता है। ठीक है, इसको दूसरा सदन बोला जाता है या दूसरा चैम्बर बोला जाता है, लोकसभा को पहला चैम्बर बोला जाता है। ठीक है, अब राज्यसभा का हिंदी नामांकन कब किया गया था? 23 अगस्त 1954 को किया गया था ये राज्यसभा नाम। ठीक है, ओके, नेक्स्ट देखते हैं। राज्यसभा एक स्थायी निकाय है। एक स्थायी सदन होने का मतलब क्या है कि इसको कभी भी विघटित नहीं किया जा सकता, ये विघटन नहीं होता राज्यसभा का कभी भी। लोकसभा का होता है क्या? हाँ बिल्कुल होता है, लोकसभा भंग की जा सकती है, राज्यसभा नहीं की जा सकती। अब राज्यसभा भंग नहीं की जा सकती क्या मतलब? इसका कोई भी पर्सन एक बार राज्यसभा में आ गया वो जिंदगी भर चलता रहेगा? तो नहीं, ऐसा नहीं है। राज्यसभा का कार्यकाल जो होता है वो 6 वर्ष का होता है, मतलब कि कोई भी पर्सन चुन के आता है, वो 6 साल तक राज्यसभा में रहता है, उसके बाद वो उसकी जगह से हट जाता है। वापस इलेक्शन के थ्रू वापस आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, लेकिन एक बार तो हट जाता है, 6 साल का ड्यूरेशन उसका कंप्लीट हुआ, फिर वो अपनी जगह से चला जाता है। तो फिर स्थायी सदन का क्या मतलब है कि कभी खत्म नहीं होगा, इसका क्या मतलब है? तो देखिए, राज्यसभा 6 साल के लिए होता है ना, 6 इयर्स के लिए, तो हर 2 साल बाद राज्यसभा के 1/3 लोग सेवानिवृत्त होते हैं और इसकी जगह पे 1/3 लोग ही चुने के आते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मान लीजिए अभी 2020 में इसमें राज्यसभा की 2020 में 1/3 लोग गए, है ना, और 1/3 लोग की जगह दूसरे 1/3 आए। ठीक है, फिर उसके बाद ये जो 1/3 2020 में आए हैं वो कब तक चलेंगे? 2026 तक इनका कार्यकाल पूरा हो जाएगा। ठीक है, फिर ये जो चुनकर आए थे ना 1/3, ये 2026 में इनको हटा दिया जाएगा और दूसरे 1/3 चुनकर आएंगे। तो इस तरह से ये चलता है। फिर यहाँ पे 2020 के बाद 2022 में भी 1/3 लोग जाएंगे, ये बाद में 2028 तक चलेंगे, और ये 2024 में जो आएंगे वो बाद में 30 तक चलेंगे। तो इस तरह से चलता है, फिर उसके बाद इनका नंबर आ जाएगा। तो इस तरह से क्या होता है, हर 2 साल बाद लोग अपनी जगह से हट जाते हैं, सेवानिवृत्त हो जाते हैं, मतलब 1/3 लोग हो जाते हैं हर 2 साल में।
ठीक है, और उनकी जगह पे नए सदस्य आते हैं। तो जो पहले गए उनका 6 साल का ड्यूरेशन होगा और वो फिर चले जाएंगे, फिर उसके बाद दूसरे वाले जो थे आए थे वो 6 साल का ड्यूरेशन कंप्लीट कर लेंगे और चले जाएंगे। तो इस तरह से लोग तो बदलते जाते हैं, लेकिन ये कैसा है, परमानेंट हाउस है, निकाय कैसा है, स्थायी है, इसका कभी भी विघटन नहीं होता, मतलब कि राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होगी, ये हमेशा चलती रहेगी। ठीक है, ओके। अब देखते हैं भारत के उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। राज्यसभा के जो अध्यक्ष होते हैं उनको सभापति बोला जाता है, ठीक है। और ये कौन होते हैं, ये उपराष्ट्रपति होते हैं। राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं, उपराष्ट्रपति होते हैं। अब यहाँ पे एक चीज और बता दें कि राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं और उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, 5 साल का होता है, और राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है, 6 साल का होता है। पर राज्यसभा के सभापति का कार्यकाल कितना होगा, 5 साल का। क्यों, क्योंकि ये तो उपराष्ट्रपति हैं जिनका कार्यकाल 5 साल का है, तो राज्यसभा के सभापति का कार्यकाल भी कितना होगा, 5 साल का होगा। और क्या राज्यसभा का सभापति राज्यसभा का सदस्य होता है, तो नहीं, राज्यसभा का सभापति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। क्लियर है, ठीक है। सदन अपने सदस्यों में से एक को उपाध्यक्ष बनाता है और इसका चुनाव होता है। तो ये जो राज्यसभा है उसके सदस्यों में से ही कोई एक पर्सन उपाध्यक्ष बनता है, उपसभापति बनता है, जिसका चुनाव होता है, इलेक्शंस होते हैं इसके, ठीक है। जैसे लोकसभा के अध्यक्ष के होते हैं, इसी तरह से राज्यसभा के उपाध्यक्ष के भी चुनाव होते हैं। क्लियर है, ठीक है। उसके बाद राज्यसभा में वाइस चेयरमैन का एक पैनल होता है। जो भी वरिष्ठतम मंत्री है, सबसे वरिष्ठ मंत्री है, उसको राज्यसभा के सदस्य जो होता है, मतलब राज्यसभा का सदस्य भी होना चाहिए, वरिष्ठतम मंत्री के साथ साथ राज्यसभा का सदस्य भी होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि लोकसभा के किसी भी पर्सन को बना दिया जाए, राज्यसभा का सदस्य हो और वरिष्ठतम मंत्री हो, उसको प्रधानमंत्री द्वारा सदन का नेता बनाया जाता है। इसी राज्यसभा का नेता बनाया जाता है प्रधानमंत्री द्वारा किसी भी वरिष्ठतम मंत्री को, ठीक है, ओके। अब बात करते हैं राज्यसभा के बारे में। आर्टिकल किस में बता रखा है, तो 80 में बता रखा है। राज्यसभा को हम क्या बोलते हैं, उच्च सदन बोलते हैं, स्थायी सदन बोलते हैं क्योंकि ये विघटित नहीं होता। उच्च सदन अपर हाउस बोला जाता है, द्वितीय सदन बोला जाता है। पहला सदन या पहला चैम्बर किसको बोलते हैं हम, प्रथम सदन, प्रथम चैम्बर लोकसभा को। द्वितीय सदन किसको बोला जाता है, राज्यसभा को। राज्यों का सदन बोला जाता है क्योंकि इसमें राज्यों से चुनकर लोग आते हैं, ठीक है। राज्यों से मतलब कि राज्यों की विधानसभा से चुनकर लोग आते हैं, ठीक है, क्लियर है, ओके। अब बात करते हैं राज्यसभा के बारे में और। तो उच्च सदन होता है, आर्टिकल 80 में बता रखा है। इसमें सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, तो 6 वर्ष का होता है, ठीक है। कितना कार्यकाल होता है, 6 वर्ष का होता है। सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है, राज्यों की विधानसभा के सदस्य इसमें निर्वाचित होकर आते हैं। देखिए, किसी भी राज्य की जनसंख्या में के जो भी पहले 50 लाख व्यक्ति हैं, उनमें से पहले 10 लाख व्यक्ति, ठीक है, 10 लाख व्यक्ति पर एक सदस्य होता है, ठीक है, 10 लाख व्यक्तियों पर एक होता है। उसके बाद के जो 20 लाख व्यक्ति हैं उन सब पर, मतलब बाद में, उसके बाद में प्रति 20 लाख व्यक्ति पर एक सदस्य होता है। मतलब कि 50 लाख जो लोग हैं, पहले 50 लाख लोग, उनमें से जो 10 लाख लोग हैं उन पर एक पर्सन होगा, और उसके बाद 10 लाख पर एक, फिर 20 लाख पर एक पर्सन होगा, ठीक है। तो इसको आप सिंपल से याद रखिए कि जनसंख्या के हिसाब से प्रतिनिधित्व होता है। लोकसभा में भी ऐसे होता है, जनसंख्या के हिसाब से प्रतिनिधित्व होता है, ओके, ठीक है। अब बात करते हैं उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और ये राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब प्रत्येक 2 वर्षों में राज्यसभा के जो सदस्य हैं 1/3 सदस्य जो होते हैं वो सेवानिवृत्त होते हैं, इनको अपने पद से हट जाते हैं, मतलब कि हर 2 साल में, और उनकी जगह पे नए सदस्य आते हैं। और इसीलिए राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती, इसीलिए इसको परमानेंट हाउस, स्थायी सदन बोला जाता है, ठीक है। तो क्लियर हो गया, स्थायी सदन किस लिए बोला जाता है, हर 2 साल में 1/3 लोग यहाँ के जाते हैं। कौन से वाले 1/3 लोग, जो अपना 6 साल का कार्यकाल कंप्लीट कर चुके हैं, वही वाले 1/3 जाएंगे ना, ठीक है, ओके। बात इसके बाद देखते हैं इसकी योग्यता कितनी होती है। राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए सबसे पहली योग्यता चाहिए कि भारत के नागरिक हों, ठीक है, भारत के नागरिक हों। दूसरी योग्यता क्या चाहिए कि 30 वर्ष मिनिमम एज हो, तो 30 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हों। दूसरी योग्यता ये होनी चाहिए। भारत सरकार के अधीन किसी भी लाभ के पद पर ना हो, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में ना हो, संसद द्वारा निर्धारित कोई भी मंत्री या पद जो है ना उसको तो छोड़ दिया जाए, मतलब संसद ने कोई भी पद दिया है, कोई भी मंत्री है, उनको छोड़ दिया जाता है। बाकी किसी भी राज्य सरकार के या भारत सरकार के अधीन किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, गवर्नमेंट से सैलरी नहीं लेना चाहिए, ठीक है, पागल नहीं होना चाहिए, बैंकरप्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है, किसी भी अपराध के लिए 2 वर्ष या उससे अधिक की सजा नहीं होनी चाहिए किसी पर्सन को, तभी वो राज्यसभा का सदस्य बन सकता है। तो भारत का नागरिक हो,
30 वर्ष मिनिमम एज हो, मतलब मिनिमम एज पूरी कर चुका हो 30 वर्ष की, ठीक है। राज्य सरकार या भारत सरकार के अंदर किसी भी लाभ के पद पर ना हो, पागल ना हो, दिवालिया ना हो, विकृत ना हो, ठीक है। अब बात करते हैं राज्यसभा के सदस्यों की संख्या की। तो राज्यसभा के सदस्यों की मैक्सिमम नंबर कितना है, मैक्सिमम संख्या कितनी है, तो 250 है। राज्यसभा के सदस्यों की मैक्सिमम संख्या कितनी है, 250 है। और वर्तमान में अभी करंट कितनी है, तो है 245। अभी इतनी संख्या है राज्यसभा के सदस्यों की। अच्छा, अगर हम बात करें लोकसभा की, तो लोकसभा के सदस्यों की कितनी संख्या है, मैक्सिमम 552, और अभी कितनी है, 545, ठीक है। 545 इनकी 245, ये लोकसभा की बात कर रहे हैं और ये राज्यसभा की है। क्लियर है, ठीक है। यहाँ पे इसको देख लेते हैं। वर्तमान में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितना है, 245। इनमें से 12 सदस्य वो हैं जिनको राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, और 233 सदस्य लोग वो हैं जो इलेक्शंस द्वारा आते हैं, मतलब राज्यों की विधानसभा से आते हैं। इनमें से राज्यों से आते हैं 229 और 4 आते हैं केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभाओं से, ठीक है। दिल्ली और पौंडुचेरी 4 केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभाओं से, और 229 किससे आते हैं, राज्यों से आते हैं, 233, ठीक है। ये है अभी का स्टेटस। अगर हम मैक्सिमम नंबर की बात करें तो 250 है। 250 में से 12 तो राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, और 233 की जगह 238 जो है वो आपके आएंगे राज्यों से, ठीक है। ये राज्यों से 238, क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे ये है हमारी राज्यसभा की किस किस स्टेट से कितने हैं। तो आंध्र प्रदेश से 11 राज्यसभा के मेंबर है, अरुणाचल प्रदेश से 1 है, ठीक है। असम से 7 है, बिहार से 16, छत्तीसगढ़ आपके 5, गोवा से 1, गुजरात से 11। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है या आपके स्टेट वाला आप याद कर सकते हैं, सभी तो नहीं, लेकिन कुछ कुछ पूछे जाते हैं। जैसे कि यूपी के सबसे ज्यादा हैं, तो यूपी के 31 आपको पता होने चाहिए, ठीक है। यूपी में सबसे ज्यादा है 31, ठीक है। मध्य प्रदेश के 11 हैं, केरला के 9 हैं, ठीक है। कई बार पूछ लिया जाता है तो इसलिए आपको पता होना चाहिए। पौंडुचेरी के 1, ठीक है। मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, इन सभी के 1 हैं, ठीक है। सिक्किम के 1 हैं, तेलंगाना के 7, त्रिपुरा 1। तो इस तरह से आपको पता होना चाहिए किस राज्य के कितने हैं, ठीक है। तो ये इसलिए क्योंकि ये पूछे जाते हैं, कई बार एग्जाम में आ जाते हैं कि क्या यहाँ से, जैसे कि गुजरात से कितने राज्यसभा की सीट्स गुजरात से हैं, ठीक है। मेघालय से कितनी है, मणिपुर से कितनी है, तो ये आपको सभी पता होना चाहिए, ठीक है। सिक्किम से कितनी है, 1 है। तमिलनाडु से 18, तेलंगाना से 7, त्रिपुरा से 1, ठीक है। वेस्ट बंगाल से आपकी 16, उत्तराखंड से 3। तो ये आप देख रहे हैं कि अलग अलग है। देखिए जनसंख्या के आधार पर है, अलग अलग रिप्रेजेंटेशन है। जैसे कि आंध्र प्रदेश से 11 देख रहे हैं आप, और यही यूपी से कितनी देख रहे हैं, 31 देख रहे हैं। तो किस हिसाब से, यूपी बड़ा है, जनसंख्या ज्यादा है, तो उसमें राज्यसभा की सीट्स ज्यादा है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि सेम रिप्रेजेंटेशन है, तो सेम रिप्रेजेंटेशन नहीं है यहाँ पे जनसंख्या के हिसाब से है। राज्यों को भी सेम जनसंख्या तो नहीं बांटी गई है ना, उनका एरिया भी अलग है और उसमें जनसंख्या भी अलग अलग रह रही है। तो जिस राज्य में जितनी जनसंख्या होगी उसके हिसाब से वहां पे राज्यसभा की सीट्स होंगी, ठीक है। क्लियर है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं गिरफ्तारी से मुक्ति। यहाँ पे जो राज्यसभा के सदस्य हैं और जो लोकसभा के सदस्य हैं उनको कुछ स्पेशल पावर्स मिलती हैं, ठीक है। कुछ रिलैक्सेशन मिलते हैं, जैसे कि गिरफ्तारी से मुक्ति, ये इनका एक रिलैक्सेशन है। किसी भी नागरिक कार्रवाई के लिए सदन के सत्र के प्रारंभ में और समाप्ति के 40 दिन पहले, मतलब कि सदन स्टार्ट हो रहा है उससे पहले और खत्म हो रहा है उसके बाद, मतलब कि ये यहाँ पे 40 दिन का ड्यूरेशन है। और उसके बाद किसी भी नागरिक कार्रवाई के लिए गिरफ्तार नहीं किया जाता। मतलब कि ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे जो सत्र स्टार्ट होता है, सदन का जो सत्र स्टार्ट होता है साल में 2 बार, वो जो आपका सत्र है उससे 40 दिन पहले किसी भी पर्सन को, कोई भी अगर संसद का सदस्य है तो उसको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। जब संसद सत्र चल रहा है, ऐसा ड्यूरेशन चल रहा है, तो उनको साक्ष्य देने से इनकार करने और न्यायालय में लंबित मामले में गवाह के रूप में उपस्थित ना होने का अधिकार है। मतलब कि वो उस टाइम पे वहां ना उपस्थित होना चाहे तो ना हो, ठीक है। अगर वो कुछ साक्ष्य देने से मना कर रहे हैं तो उनको इस चीज का अधिकार है, जब संसद का सत्र चल रहा है तब, ठीक है। तो इनको अधिकार होता है। उसके बाद राज्यसभा की क्या लिमिटेशंस हैं, जिस तरह से हमने लोकसभा में पढ़ा था, लोकसभा को कुछ स्पेशल पावर्स दे रखी हैं, राज्यसभा को जो नहीं दे रखी है। जैसे कि मनी बिल, जो धन विधेयक है, आर्टिकल 110, इसके तहत मनी बिल किसी भी एक मंत्री के द्वारा केवल राष्ट्रपति की सिफारिश पर लोकसभा में पेश किया जाता है।
सबसे पहले मनी बिल जो है वो लोकसभा में पेश किया जाता है, लोकसभा में पास हो जाता है तो अप्रूव हो जाता है। यहाँ पे राज्यसभा में भी आता है, अगर लोकसभा पास करती है तो लोकसभा 14 दिन के लिए राज्यसभा में मनी बिल को भेजती है, जिसके दौरान राज्यसभा सिफारिशें करती है। भले ही राज्यसभा 14 दिन में धन विधेयक को वापस करने में विफल रहे, करे ना करे, लेकिन विधेयक उन दोनों शब्दों में पारित माना जाता है। मतलब कि इसके लिए पारित होना जरूरी कहाँ पे है? लोकसभा में। राज्यसभा में पारित हो ना हो कोई दिक्कत नहीं है, वो पास हो जाएगा। ठीक है, तो राज्यसभा की लिमिटेशन है ये, लोकसभा को ये एक स्पेशल पावर दे रखी है मनी बिल से रिलेटेड। ठीक है, तो यहाँ पे राज्यसभा किससे कम है? लोकसभा से। लोकसभा से राज्यसभा कम है, और राज्यसभा को भी कुछ स्पेशल पावर दे रखी है जो हम अभी बताएंगे आपको। पहले हम यहाँ पे लोकसभा की सीट्स देख लेते हैं। देखिए, जैसे राज्यसभा की देखा उसी तरह से आप लोकसभा की कुछ सीट और देखते हैं, जैसे कि आंध्र प्रदेश में 25 सीट्स हैं, अरुणाचल प्रदेश में 2 सीट्स हैं, असम में 14 हैं, बिहार में 40 हैं, छत्तीसगढ़ में 11 हैं, गोवा में 2 हैं। तो ये राज्यसभा से ज्यादा है पहली चीज तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों में कुछ सीट्स दी गई हैं, जो कि किसके हिसाब से हैं? जनसंख्या के आधार पर। ठीक है, जनसंख्या के आधार पर सीट्स डिवाइड कर रखी है। ठीक है, यहाँ पे दिल्ली आपको याद रखना है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। दिल्ली में कितनी है? 7 है। ठीक है, दमनदीप, अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली, दमनदीप, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, ये सभी में 1-1 है। सिर्फ और सिर्फ दिल्ली ऐसा केंद्र प्रदेश है जिसमें 7 है। ठीक है, राजस्थान में 25 है, सिक्किम में 1 है, उत्तर प्रदेश में 80 है। लोकसभा की सीट्स भी उत्तर प्रदेश में ज्यादा है और राज्यसभा की, क्योंकि वहां पे जनसंख्या ज्यादा है। ठीक है, ओके, अब बात करते हैं लोकसभा और राज्यसभा में क्या अंतर है। यहाँ पे हम अंतर भी पढ़ेंगे और कुछ कुछ फायदे देखेंगे जो लोकसभा के पास है, राज्यसभा के पास नहीं है, और कुछ जो राज्यसभा के पास है, लोकसभा के पास नहीं है। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा के बीच अंतर, लोकसभा के सदस्य सीधे पात्र मतदाताओं द्वारा चुने जाते हैं। तो लोकसभा का डायरेक्ट इलेक्शन होता है, राज्यसभा का डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता है। ये राज्य की विधानसभा से आते हैं। ठीक है, राज्य की विधानसभा से आते हैं, इनका डायरेक्ट इलेक्शन होता है। ठीक है, जो राज्यसभा के सदस्य हैं उनका इलेक्शन भी इसी तरह से होता है, जैसे हमने देखा था ना प्रायोरिटी बेसिस पे, कि 3 लोग खड़े हुए हैं, 3 लोगों को क्या दिया जाएगा? प्रायोरिटी बेसिस पे उनको उनके बीच में इलेक्शंस हो गए। मतलब कि 3 पर्सन हमारे सामने खड़े हुए हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ठीक है, ये मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है, ये मेरी सेकंड प्रायोरिटी है, ये मेरी थर्ड प्रायोरिटी है। ठीक है, फिर उसके बाद कोई दूसरा पर्सन बोलेगा कि ये मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। तो इस बेसिस पे इनके सिलेक्शन होते हैं। ठीक है, राज्यसभा के सदस्यों को राज्य विधानसभाओं से निर्वाचित सदस्यों द्वारा एकल हस्तांतरीय मत के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार चुना जाता है। तो यही वही वाली बात है, एकल हस्तांतरीय मत के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व। ठीक है, इसके द्वारा इनको चला जाता है। ठीक है, तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम होता है एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा। ये जो आपका सिस्टम है, इसमें राज्यसभा में चुने जाते हैं, और ये लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अंतर्गत इसमें चुनाव पद्धति जो है वो पूरी तरह से बताई गई है, जिसमें ये जो राज्यसभा के सदस्य हैं वो चुने जाते हैं। ठीक है, ओके, उसके बाद प्रत्येक लोकसभा का कार्यकाल 5 साल का होता है, राज्यसभा का कितना होता है? 6 साल का कार्यकाल होता है। राज्यसभा एक स्थायी निकाय होता है, लोकसभा कैसा होता है? जिसको भंग किया जा सकता है, अस्थायी होता है। लोकसभा वह सदन है जिसके अंतर्गत संविधान के तहत मंत्री परिषद जिम्मेदार होती है। देखिए यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मंत्री परिषद हमने लास्ट लेक्चर्स में पढ़ा था। मंत्री परिषद किसके लिए जिम्मेदार होती है? लोकसभा के लिए, संयुक्त रूप से। ठीक है, क्योंकि मंत्री परिषद लोकसभा के सदस्यों से चुन की जाती है। इसमें राज्यसभा के भी सदस्य होते हैं, ऐसा नहीं कि मंत्रिपरिषद में राज्यसभा के सदस्य नहीं होते, लेकिन मेनली लोकसभा के सदस्य होते हैं। ठीक है, मनी बिल केवल लोकसभा में पेश किया जाता है, राज्यसभा में नहीं किया जाता। राज्यसभा के पास यह घोषित करने की विशेष शक्ति है कि राज्य सूची का कोई विषय राष्ट्रीय महत्व का है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे हमने देखा था लिमिटेशंस राज्यसभा की, सेम उसी तरह से राज्यसभा के पास कुछ पावर भी है जो लोकसभा से ज्यादा है। यहाँ पे राज्यसभा के पास एक पावर होती है कि वो किसी भी जो हमारे पास 3 सूची देखी थी हमने, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इसमें कोई भी विषय, राज्य सूची का कोई भी विषय है, मान लीजिए कोई भी विषय आ रहा है जो राज्य सूची के अंडर आता है, वो राष्ट्रीय महत्व का है, ये बात कौन बताएगा? राज्यसभा बताएगी। और अगर वो राष्ट्रीय महत्व का है वो विषय, तो उस पर क्या होता है? उस पर संसद जो है वो कानून बनाती है। ठीक है, उस पर फिर राज्य कानून नहीं बनाएगा, उस पर कौन कानून बनाएगा? संसद कानून बनाएगी। ठीक है, ओके, उसके बाद हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। पहले सभापति कौन थे राज्यसभा के? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। पहले उपसभापति कौन थे? एस बी कृष्णमूर्ति राव।
ठीक है। सभापति उपसभापति के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे, सभापति और उपसभापति के बारे में, ठीक है। वर्तमान में सभापति कौन है, तो वेंकैया नायडू है। संसद का सत्र साल में 2 बार अनिवार्य होता है, मिनिमम 2 बार होना ही चाहिए, ठीक है। 2 सत्र के बीच में 6 महीने का मैक्सिमम गैप हो सकता है, मतलब ऐसा नहीं कि 2 सत्र आपने स्टार्टिंग में बुला लिए फिर साल भर कुछ नहीं, तो 2 सत्र के बीच में मैक्सिमम गैप कितना हो सकता है, 6 महीने का हो सकता है। वैसे 3 सत्र होते हैं हमारे, जो हम नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे हमारे राज्यसभा के सभापति या अध्यक्ष कौन है, वेंकैया नायडू है। राज्यसभा के जो अध्यक्ष होते हैं उनको सभापति बोला जाता है। ये कब से, 11 अगस्त 2017 से हैं। ये हमारे वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, तो वही हमारे राज्यसभा के सभापति हैं। राज्यसभा के उपाध्यक्ष कौन है, तो हरिवंश नारायण सिंह है, ये जेडीयू के हैं, 9 अगस्त 2018 से हैं। महासचिव कौन है, तो देश दीपक वर्मा है, 1 सितंबर 2017 से। सदन के नेता कौन नियुक्त करता है, तो प्रधानमंत्री करते हैं, थावरचंद गहलोत। ये सबसे वरिष्ठतम मंत्री को सदन का नेता नियुक्त किया जाता है, थावरचंद गहलोत है, भाजपा के हैं ये, 11 जून 2019 से। विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद, ये कांग्रेस के हैं, 8 जून 2014 से ये हैं गुलाम नबी आजाद। ये आपके कहाँ के हैं, कांग्रेस के हैं विपक्ष के नेता। सदन का उपनेता कौन है, तो पीयूष गोयल है, ये भी बीजेपी के हैं, 11 जून 2019 से, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी जो विधानसभा है उससे चुनकर आते हैं राज्यसभा के लोग, ठीक है। ओके, और ये हमारे जो इम्पोर्टेंट थे वो हमने सभी नाम पढ़ लिए। अच्छा, एक चीज आपके मन में आ रही होगी कि राज्यसभा का जो सत्र है वो आपका कभी भी विघटित नहीं होता, स्थायी सदन है ये, ठीक है। अब राज्यसभा 6 साल में एक पर्सन यहाँ से चला जाएगा, हर 2 साल में 1/3 लोग चले जाते हैं। तो जब स्टार्टिंग में 1952 में पहली बार देश के आजाद होने के बाद पहली बार राज्यसभा का गठन हुआ, तो फिर ये तो हमेशा चलेगा। तो ये जो लोग थे 1952 में, ये कब जाके 1958 में जाके खत्म हुए होंगे, मतलब इनका सदन कंप्लीट हुआ होगा। फिर उसके बाद दूसरी राज्यसभा चली होगी। तो ये किस तरह से हुआ, तो देखिए यहाँ पे क्या लॉटरी निकली थी। बेसिकली क्या किया गया था, ये तो कभी खत्म नहीं होता, तो इसीलिए 1954 में 2 साल बाद ये इसमें जितने भी सदस्य थे उनके 1/3 लोगों को हटा दिया गया, ठीक है। मतलब 2 साल का कार्यकाल ही किया इन्होंने और उनको हटा दिया गया, उसकी जगह पे नए लोग चुनकर आ गए। फिर 1956 में और 1/3 लोगों को हटा दिया, तो इन्होंने कार्यकाल कितना किया, 4 साल का किया। फिर 1/3 लोग आ गए। फिर उसके बाद 1958 में वापस, मतलब ये इन्होंने 6 साल का कार्यकाल पूरा किया और फिर हटा दिए, फिर वापस हो गए। तो इस तरह से किया गया था 2 साल बाद। इस तरह से हमारे 1954 में और 1956 में 2 बार लॉटरी निकली थी, जिसमें 2 साल और 4 साल का ही काम पूरा किया था जिन लोगों ने, उनको उनके पद से हटाया गया था, ठीक है। और ये क्यों किया गया था, क्योंकि इसका जो ड्यूरेशन है वो 6 ईयर का है और इसके साथ साथ ही निरंतर चलता रहता है। 1/3 लोग जो हैं वो 2 साल में चले जाते हैं, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे राज्यसभा के जो पदाधिकारी होते हैं, राज्यसभा के सभापति, उनके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। राज्यसभा की काफी सारी शक्तियों में, जैसे कि मनी बिल जो है वो हमारा सिर्फ लोकसभा में ही आता है, राज्यसभा में नहीं आता है। पर संविधान संशोधन विधेयक के मामले में राज्यसभा की शक्तियां लोकसभा के बराबर ही है। संविधान संशोधन में ऐसा नहीं कि कम है, वो बराबर ही है, ठीक है। और नॉन फाइनेंशियल बिल जो है उनमें भी राज्यसभा और लोकसभा को बराबर शक्तियां हैं। सिर्फ और सिर्फ फाइनेंस वाला, मतलब कि मनी बिल जो है उसमें लोकसभा को ज्यादा पावर दी गई है राज्यसभा से। बाकी वित्तीय, गैर वित्तीय विधेयक जो होते हैं आपके नॉन फाइनेंशियल बिल्स, उनमें लोकसभा राज्यसभा की बराबर शक्तियां हैं। वैसे विधेयक पारित होगा। जैसे यहाँ पे राज्यसभा को एक और शक्ति भी मिलती है। राज्यसभा जो है वो हमारे जैसे कि ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, उनके लिए अगर मतलब ऑल इंडिया सर्विसेज को खत्म करना है या बनाना है तो उसके लिए राज्यसभा ही स्टार्ट करेगी। तो ये राज्यसभा के पास पावर होती है, ठीक है। इसके अलावा यदि 1 महीने से अधिक की टाइम तक अगर आपातकाल लग रहा है, इमरजेंसी अगर लग रही है, तो इसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों द्वारा जो भी प्रस्ताव है वो पारित होना होता है। यदि उसमें लोकसभा विघटित हो जाती है तो ये प्रस्ताव जो है वो सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा के पास चला जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, अगर आपातकाल इमरजेंसी लग रही है, ठीक है, 1 महीने से ज्यादा, तो 1 महीने से ज्यादा इमरजेंसी लगती है तो उसके लिए क्या एक प्रस्ताव पारित करना होता है लोकसभा और राज्यसभा दोनों से। इसमें बराबर दोनों के पास बराबर पावर होती है, ठीक है। लेकिन मान लीजिए उस टाइम पे लोकसभा है ही नहीं, लोकसभा विघटित हो गई, क्योंकि राज्यसभा तो कभी विघटित नहीं होती लेकिन लोकसभा तो हो सकती है। तो इस टाइम पे क्या होगा, इस टाइम पे वो जो विधेयक होगा वो सिर्फ और सिर्फ कौन पारित करेगा, राज्यसभा करेगी, ठीक है। राज्यसभा का अनुमोदन उसमें कराना जरूरी होता है, ठीक है।
राज्यसभा के सदस्य लोकसभा के सदस्यों के साथ मिलकर उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं उनकी इलेक्शंस के लिए उनका किस तरह सिलेक्शन होता है, तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों मिलकर उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। आप ऑलरेडी देख चुके हैं। राज्यसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं वो राष्ट्रपति के लिए मतलब वोट देते हैं। राष्ट्रपति देखिए वाइस प्रेसिडेंट के लिए लोकसभा राज्यसभा के सारे सदस्य देते हैं। और अगर हम बात करें प्रेसिडेंट की, तो प्रेसिडेंट के लिए लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य वोट देते हैं। ठीक है। अगर उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट को उनके पद से हटाना है तो उसका विधेय कहां से स्टार्ट होगा, तो वो भी राज्यसभा से ही स्टार्ट होगा। तो ये राज्यसभा के पास कुछ स्पेशल पावर्स हैं लोकसभा से ज्यादा, कुछ और शक्तियां हैं। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे हमने ये सब कुछ पढ़ा। एक चीज और बता दें, राज्यसभा अविश्वास प्रस्ताव लाकर सरकार को गिरा नहीं सकती है, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव कहां से स्टार्ट होता है, लोकसभा से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो ये लोकसभा के पास स्पेशल पावर है कि वो अविश्वास प्रस्ताव, नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो लोकसभा में स्टार्ट होता है। ठीक है, क्लियर है। ओके, तो यहाँ पे इस लेक्चर में इतना ही। दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।